नमस्कार, मैं हूं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हाफिज सईद की मुंह बोली बहन और आतंकी आशिक हुसैन फख्तू की पत्नी और आतंकी मोहम्मद बिन कासिम की मां आसिया अंद्राबी को उम्र कैद की सजा दिल्ली के करकरडूमा कोर्ट ने सुनाई है। और यह आसिया अंद्राबी भी कोई ऐसी वैसी महिला नहीं थी, यह भी कश्मीर के अंदर आतंक फैलाने का काम करती थी, साथ ही जगह जगह पर पाकिस्तान के झंडे फहराती थी, जिसे कांग्रेस की सरकार में कुछ भी नहीं कहा जाता था। खुलेआम दिल्ली के लुटियन जोन में घूम घूम कर जहर उगला करती थी, पर अब इसका इलाज हो गया है। और यह देश के सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ा एक ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ खबर नहीं है बल्कि एक कड़वी सच्चाई भी है। वो सच्चाई जो सालों तक हमारे सामने होते हुए भी अनदेखी होती रही और कभी कभी तो जानबूझकर नजरअंदाज भी की गई। लेकिन अब वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं और सबसे अहम बात, कानून का रुख भी बदल चुका है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सिर्फ आसिया अंद्राबी तक सीमित नहीं है, बल्कि उस सोच को बेनकाब करती है जो देश के भीतर रहकर देश के खिलाफ खड़ी होती है। एक ऐसी सोच जो कभी अलगाववाद के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर, तो कभी तथाकथित आजादी के नाम पर जहर घोलने की कोशिश करती है। सवाल यह है कि आखिर यह सोच कितनी गहरी और अब इस पर क्या सबसे बड़ा एक्शन हुआ है, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। हाफिज सईद की मुंह बोली बहन और आतंकी आशिक हुसैन फख्तू की पत्नी और आतंकी मोहम्मद बिन कासिम की मां आसिया अंद्राबी को उम्र कैद की सजा दिल्ली के करकरडूमा कोर्ट ने सुनाई है, जिसके बाद लेफ्टिस्टों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। आज का यह फैसला सिर्फ एक सजा नहीं है, यह उस सोच पर सीधा प्रहार है जिसने सालों तक कश्मीर के नाम पर देश को तोड़ने की साजिश रची। अलगाववाद की आड़ में जहर फैलाने वाली आसिया अंद्राबी को उम्र कैद की सजा सुनाकर अदालत ने साफ कर दिया है कि अब भारत की जमीन पर बैठकर भारत के खिलाफ काम करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। जरा सोचिए, एक पढ़ी लिखी महिला लेकिन रास्ता चुना ऐसा जिसने देश के खिलाफ एजेंडा चलाया, दुख्तरान ए मिल्लत के नाम पर संगठन खड़ा किया, लेकिन असल में वो एक ऐसा मंच बन गया जहां से भारत के खिलाफ नफरत फैलाने का काम हुआ, जहां से पाकिस्तान समर्थित सोच को हवा दी गई और जहां से युवाओं को भड़काया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे खेल के तार आतंकवाद से भी जुड़े हुए हैं। जब एक अलगाववादी नेता के कनेक्शन आतंकी सरगनाओं तक पहुंचते हैं तो यह कोई छोटी बात नहीं होती, यह एक सुनियोजित साजिश की तरफ इशारा करता है। अब जब कानून ने अपना काम किया है तो कुछ लोग नरमी की बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या देश के खिलाफ साजिश रचने वालों के लिए भी सहानुभूति होनी चाहिए? क्या उम्र के नाम पर ऐसे अपराध माफ किए जा सकते हैं? आज का फैसला साफ संदेश है, अब ना तो अलगाववाद बर्दाश्त होगा, ना ही देश के खिलाफ उठने वाली कोई आवाज। ये नया भारत है जहां कानून भी सख्त है और इरादा भी अटल। आज की ये रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि उस सच्चाई का खुलासा है जिसे सालों तक या तो नजरअंदाज किया गया या फिर जानबूझकर दबा करके रखा गया। लेकिन अब वक्त बदल चुका है और अब कानून भी बदलते तेवर में नजर आ रहा है। दिल्ली के विशेष अदालत का एक बड़ा फैसला आया है और इस फैसले ने साफ कर दिया है कि भारत की जमीन पर बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों के लिए अब कोई नरमी नहीं होगी। कश्मीरी अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि उनकी सहयोगी सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन को 30-30 साल की सजा दी गई है। लेकिन यह सिर्फ एक अदालत का फैसला नहीं है, यह उस सोच पर करारा तमाचा है जो सालों से कश्मीर के नाम पर देश को तोड़ने का सपना देखती रही है। जरा सोचिए, एक पढ़ी लिखी महिला एक ऐसे परिवार से आती है जहां किसी चीज की कमी नहीं,
लेकिन फिर भी वो रास्ता चुनती है जो सीधे सीधे देश के खिलाफ जाता है। आसिया अंद्राबी ने दुख्तरान ए मिल्लत नाम का एक संगठन बनाया। सुनने में लगता है कि शायद ये महिला के अधिकार का कोई बड़ा संगठन होगा, कोई मंच होगा, लेकिन हकीकत में यह बिल्कुल अलग है। यह संगठन धीरे धीरे कश्मीर में अलगाववाद का चेहरा बन गया। एक ऐसा मंच जहां से भारत के खिलाफ जहर उगला जाता था, जहां से पाकिस्तान समर्थित एजेंडा आगे बढ़ाया जाता था और जहां से युवाओं को भड़काने की कोशिश की जाती थी, ट्रेनिंग दी जाती थी कि कैसे पत्थरबाजी करनी है, कैसे भारत की सेना के खिलाफ कार्रवाइयां करनी है। यही कारण है कि साल 2018 में इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि उससे पहले क्या हो रहा था, क्यों इतने सालों तक इस तरह की गतिविधियां चलती रही। यही से कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है। रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई कि हाफिज सईद जैसा आतंकी सरगना जिसे पूरी दुनिया जानती है, वो आसिया अंद्राबी को अपनी मुंह बोली बहन मानता था। अब आप खुद सोचिए, यह रिश्ता सिर्फ एक भावनात्मक जुड़ाव भर नहीं था, यह रिश्ता हकीकत में कोई बड़ा नेटवर्क काम चला रहा था। जब एक अलगाववादी नेता के तार सीधे आतंकवादी संगठन से जुड़े हो तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं रह जाती, यह एक संगठित साजिश का हिस्सा बन जाती है। और यह कनेक्शन यहीं पर खत्म नहीं होता। आसिया अंद्राबी की निजी जिंदगी पर भी सवालों के घेरे खड़े होते हैं। उसके पतिक आशिक हुसैन फख्तू, जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा और कश्मीरी पंडित नेता एचएन वाचू की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा था। यानी परिवार के स्तर पर भी एक ऐसी विचारधारा मौजूद रही जो हिंसा और अलगाववाद से जुड़ी हुई थी। इतना ही नहीं, उसके बेटे के बारे में भी कहा जाता है कि उसकी सोच भी उसी दिशा में झुकी हुई है जो आतंकवादी होती है। और सबसे चौंकाने वाली बात, उसका भतीजा पाकिस्तानी सेना का एक बड़ा कमांडर है। अब जरा इस पूरी तस्वीर को जोड़कर देखिए। एक तरफ भारत में रहकर भारत के खिलाफ गतिविधियां, दूसरी तरफ पाकिस्तान से जुड़ाव और बीच में एक ऐसा नेटवर्क जो सालों से सक्रिय था। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर एक सुनियोजित रणनीति? राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जब इस पूरे मामले की जांच की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। एजेंसी ने अदालत में बताया कि आसिया अंद्राबी के खिलाफ जम्मू कश्मीर में 33 से ज्यादा मामले दर्ज है। उसकी सहयोगियों के खिलाफ भी कई केस दर्ज है। इसका सीधा मतलब यह है कि यह कोई एक दो घटनाओं तक सीमित मामला नहीं था, बल्कि एक लंबा सिलसिला था जो लगातार चलता रहा। यूएपीए की धारा 18 यानी साजिश और धारा 38 यानी आतंकी संगठन की सदस्यता, इन धाराओं के तहत दोषी ठहराया जाना यह दिखाता है कि मामला कितना ज्यादा गंभीर था आसिया के खिलाफ। और यही वजह है कि अदालत ने सख्त सजा सुनाई। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और पहलू है जो उतना ही अहम है। जब यह फैसला आया तो कश्मीर की राजनीति से भी प्रतिक्रिया सामने आती है। नेता, अपने आप को बड़ी नेत्री मानने वाली महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि आसिया अंद्राबी की उम्र ज्यादा हो चुकी है, इसलिए उसे उम्र कैद की सजा नहीं दी जानी चाहिए। अब यहां पर बड़ा सवाल उठता है, क्या कानून उम्र देख करके काम करता है? क्या देश के लिए खिलाफ जो साजिश रचने वालों के लिए अलग नियम होने चाहिए? अगर कोई व्यक्ति सालों तक देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रहा, देश से गद्दारी करता रहा, अगर उसके कनेक्शन आतंकवाद से जुड़े हैं, तो क्या सिर्फ उम्र के आधार पर उसे छोड़ दिया जाना चाहिए? यह सवाल सिर्फ एक बयान का जवाब नहीं मांगता, यह पूरे सिस्टम की सोच पर सवाल खड़ा करता है। क्योंकि अगर ऐसे मामलों में नरमी दिखाई जाती है तो इससे क्या संदेश जाएगा? क्या यह नहीं लगेगा कि देश के खिलाफ काम करने पर भी बचा जा सकता है? लेकिन आज का यह फैसला बताता है कि अब ऐसा नहीं होगा। अब बात सिर्फ कानून की नहीं है, अब बात उस इरादे की है जो देश की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखता है। और यह बदलाव अचानक नहीं आया है, इसके पीछे सालों की सोच और रणनीति है। अगर हम इतिहास में देखें तो एक समय ऐसा भी था जब अलगाववादी खुलेआम बयान दिया करते थे भारत के खिलाफ, कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताते थे, पाकिस्तान के झंडे लहराते थे और उसी अलगाववादी सिस्टम की एक
पहलू आसिया भी थी और सिस्टम कहीं ना कहीं कमजोर नजर आता था। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। आज जांच एजेंसियां सक्रिय हैं, कानून सख्त है और सबसे बड़ी बात, इरादा साफ है। आसिया अंद्राबी की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति धीरे धीरे एक विचारधारा का हिस्सा बन जाता है, कैसे वो देश के खिलाफ जहर उगलता है। शुरुआत में सामाजिक काम का चोला ओढ़ना, फिर धार्मिक झुकाव दिखाना और फिर धीरे धीरे अलगाववाद की तरफ बढ़ना, यह एक प्रक्रिया होती है और इसी प्रक्रिया को समझना जरूरी है। क्योंकि जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि यह नेटवर्क काम कैसे करता है, तब तक हम इसे पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाएंगे। आज का फैसला एक बड़ा कदम है, लेकिन यह अंत नहीं है, क्योंकि असली लड़ाई उस सोच के खिलाफ है जो भारत को तोड़ने की बात करती है, जो पाकिस्तान को अपना सगा मानती है और जो देश के अंदर रहकर देश के खिलाफ काम करती है। और यह लड़ाई सिर्फ सरकार या एजेंसियों की नहीं है, यह पूरे देश की लड़ाई है। हमें समझना होगा, सतर्क रहना होगा और सबसे जरूरी, सही और गलत के बीच फर्क करना होगा। क्योंकि दुश्मन अब सिर्फ सीमा के उस पार नहीं है, बल्कि वो हमारे बीच में रह रहा है, हमारे सिस्टम में, हमारी सोच में, और यही सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए आज का फैसला सिर्फ एक सजा नहीं है, यह एक संदेश है। एक संदेश उन लोगों के लिए जो अब भी ऐसे रास्तों पर चल रहे हैं, एक संदेश उन आतंकी ताकतों के लिए जो भारत को कमजोर समझती है, और एक भरोसा देश के हर नागरिक के लिए कि अब देश जाग चुका है। अब ना तो साजिशें छुपेंगी, ना ही देश के खिलाफ उठने वाली आवाजें बख्शी जाएंगी, क्योंकि यह नया भारत है जहां कानून भी जाग चुका है और इरादा भी। और आसिया अंद्राबी को किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार में संरक्षण मिलता था, आपको अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि कांग्रेस की सरकार के समय में आसिया अंद्राबी खुलेआम पूरे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, कहीं किसी सरकारी पटल पर जाकर के तो कहीं किसी बड़े दफ्तर में खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत के खिलाफ जहर उगलती थी, कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताती थी और कश्मीर के टुकड़े टुकड़े करने की साजिश रचती थी। लेकिन अब उस आसिया अंद्राबी के खिलाफ भारत की सरकार ने और न्यायालय ने जिस प्रकार का कदम उठाया है, यह अपने आप में काबिले तारीफ है। और इस चीज को लेकर के इस वक्त पूरे विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि यही कारण है कि महबूबा मुफ्ती खुलेआम मंचों पर कहती है कि आसिया अंद्राबी को छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो उम्र में बूढ़ी हो चुकी है। और बूढ़ी हो गई है तो सवाल तो यह उठता है कि बूढ़ा मन आतंक की साजिशें नहीं रचता क्या? क्या बूढ़ा मन हाफिज सईद को अपना भाई नहीं मानता, या फिर भुट्टो को अपना पति नहीं मानता? ये सारे सवाल आसिया अंद्राबी पर खड़े होंगे और आतंकी साजिशें रचने वाले लोगों के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाइयां लगातार होती रहेंगी। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।